हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्रूएल लवर एफएफ के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पुलिस ऑफिसर लान वांगजी बीइंग से अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और वो बीइंग को अपने साथ उसकी ग्रैनी, जो कि ब्लड रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वांगजी की मदर की डेथ के बाद ग्रैनी ने वांगजी का बहुत ध्यान रखा था और वांगजी बचपन से उनके स्टॉल पर फूड यानी कि बन खाने के लिए जाया करता था। लेकिन ग्रैनी कुछ ऐसा बोलती हैं जिसकी वजह से वांगजी बहुत परेशान हो जाता है और उसके मन में एक पुराना डर समा जाता है कि कहीं बीइंग भी उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उसे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि वांगजी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी ग्रैनी ने ही कहा था कि वो वांगजी के भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन उस समय भी वांगजी ने ग्रैनी की बात नहीं मानी थी। लेकिन विंग वांगजी का हाथ पकड़ के ग्रैनी के सामने बोलता है कि वो वांगजी के साथ हमेशा रहेगा। विंग वांगजी के साथ उनके हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। वांगजी बहुत खुश था। फाइनली उसे प्यार का एहसास हो रहा था कि ये फीलिंग क्या होती है, किसी को प्यार करना क्या होता है, उस पर्सन का आपके करीब रहना क्या होता है। उसे विंग के साथ अपना टाइम बिताने का एक अच्छा मौका मिल रहा था उसे जानने का, और ये उसके लिए काफ़ी खूबसूरत पल था। वांगजी अपने रूम में आया था। विंग के फ़ोन पर उसके शीशे की कॉल आ गई थी, इसलिए वो वांगजी से कहता है कि वो कुछ देर में रूम में आ जाएगा। वांगजी फिर रूम में आता है और ड्रॉअर से एक ट्रॉली बैग में अपने जितने भी क्लॉथ्स थे उन्हें पैक करने लगता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ठंड थी तो इसलिए ठंड के कपड़े पैक करने थे। और पैकिंग करते करते अचानक से वांगजी घबरा सा गया। उसका ध्यान अपनी रिंग फिंगर पर गया। वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल उसने और विंग ने शादी के दिन एक दूसरे को रिंग्स पहनाई थी, जो कि लैंड फैमिली का रिचुअल था, और वो रिंग्स उसके मदर और फादर की थी जो उन्होंने एक दूसरे को पहना रखी थी। एक्सीडेंट के बाद यानी कि वांगजी के पेरेंट्स की जब एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो वो रिंग्स उनके पास ही थी, और वांगजी ने विंग को और विंग ने वांगजी को वही रिंग्स पहनाई थी। तो वो रिंग वांगजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि अब तो उसे एहसास हो गया था कि वो विंग से प्यार करने लगा है। वांगजी बहुत टेंशन में आ गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी इधर उधर अपनी रिंग को ढूंढने लगा। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वाकई में रिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसकी मदर की रिंग थी इसलिए तो थी ही, और साथ में अब विंग उसके लिए इतना खास हो चुका था। विंग जो कि अपने शीशे से बात करके अभी भी रूम में एंटर हुआ था, जब उसने वांगजी को परेशान देखा तो वो उसके पास गया और बोला, हस्बैंड क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं? हाँ मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वांगजी ने विंग को कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो उस रिंग को ढूंढने में परेशान था। वो रूम में जितनी भी ड्रॉर्स थी उन सभी को एक एक करके जल्दी चेक कर रहा था कि शायद उसे अपनी रिंग मिल जाए। और उसे अपनी रिंग तो मिल जाती है एक ड्रॉर में, लेकिन जल्दबाजी में वो पेंडेंट जो कि वांगजी को हॉस्पिटल में उस दिन विंग का पीछा करते वक्त मिला था, जब विंग सुशी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था और वांगजी ने उसका पीछा किया था, वो पेंडेंट यानी कि विंग के नाम का वो पेंडेंट ड्रॉअर से निकल कर ज़मीन पर गिरता है और सीधा विंग के पास जाकर रुकता है। विंग पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब नीचे झुककर उसने उस पेंडेंट को देखा तो विंग शॉक्ड हो गया था। उसे ये पेंडेंट उसकी मदर ने दिया था। ये पेंडेंट विंग के मदर की आखिरी निशानी थी। विंग की आंखें आंसू से भर आई थी। इस पेंडेंट को उसने कितना ज़्यादा ढूंढा था और रिस्क भी लिया था। वो हॉस्पिटल वापस गया था कि शायद उसे पेंडेंट वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
वांग जी पहले तो समझ नहीं पाया। वो विंग के पास गया और बोला, थैंक गॉड विंग, तुम आ गए। तुम्हें पता है हमारी मैरिज रिंग नहीं मिल रही थी और ये पेंडेंट तुम्हारे पास आके गिरा। कहीं रूम में गिरता ना तो मुझे मिलता भी नहीं। तुम्हें पता है ये उस कल्प्रिट का है जिसके केस के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, इसलिए इसे मुझे दे दो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ है। लेकिन विंग की नज़र उस पेंडेंट पर टिकी हुई थी। ये देखकर वांग जी कहता है, विंग ये पेंडेंट मुझे दे दो, ये उस कल्प्रिट का है, आई नीड इट। तभी वो शॉक्ड हो गया जब उसने विंग की आंखों में आंसू देखे। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ किया और कहा, विंग विंग क्या हुआ है? हाँ, तुम रो रहे हो, मगर क्यों? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, ना डांटा है ना कुछ कहा है, तो तुम रोने क्यों लगे? हाँ मुझे बताओ ना विंग, क्या बात है? विंग बहुत ही इमोशनल था इस पल में, क्योंकि ये पेंडेंट उसके लिए बहुत ख़ास था। लेकिन किसी भी हाल में वो इस पेंडेंट को अब अपने से दूर भी नहीं देना चाहता था। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इमोशंस में आकर अगर उसने अपने आप को वीक साबित कर दिया और सच बता दिया तो उसकी जितनी प्लानिंग थी वो अभी कभी फेल हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो अपने इमोशंस के आगे खुद को वीक नहीं होने दे सकता था। विंग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं हस्बैंड, ये ऐसा ऐसा ही पेंडेंट मेरी मदर के पास भी था और उन्होंने मेरे लिए इस तरह का एक पेंडेंट बनवाया था। लेकिन लेकिन जब मैं 15 साल का था तब मैंने उसे खो दिया था, और आज इस पेंडेंट को देखकर मुझे अपनी मदर की आखिरी निशानी की याद आ जाती है। बस इसीलिए ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। विंग ने ये झूठ कहा था क्योंकि ये पेंडेंट तो उसके पास से खोया नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल में उसके हाथ से छूट गया था, मतलब उसके गले से निकलकर वहीं पर गिर जाता है। विंग ने वो पेंडेंट वांग जी के हाथ में रख दिया और पीछे मुड़कर बेड की तरफ चलने लगा। विंग ने ऑलरेडी अपना बैग प्रिपेयर कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उसे वो समझ में नहीं आया था, वो बेड के करीब पहुंचने ही वाला था। तभी वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया। ये देखकर विंग चौंक जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी ने उसकी गाल पर किस किया, उसके नेक पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। विंग की पूरी बॉडी सिहर सी उठी थी। वांग जी बोला, विंग सॉरी मेरी वजह से तुम्हें अपनी सैड मेमोरीज़ को फिर से एक बार जीना पड़ रहा है, फिर से तुम्हें वो सब याद आ गया है। विंग मैं तुम्हें इस तरह का सेम एक पेंडेंट बनवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं पता विंग, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे यहाँ दिल में ना बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। विंग तभी वांग जी से दूर हो गया, बोला, इट्स ओके हस्बैंड, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। वांग जी बहुत गौर से विंग को सुन रहा था। वो बोला, विंग लेकिन मेरी बात तो सुनो। पर विंग उसे बिना कुछ बोले अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी जानता था कि विंग को लाइट्स ऑन करके सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, पर आज विंग ने कुछ कहा ही नहीं और चुपचाप एक साइड करवट लेकर लेटा रहा। वांग जी को लगा कि ज़रूर कोई बात थी जो विंग को परेशान कर रही थी। उसने लाइट्स ऑफ की और वो भी विंग के बगल में बेड पर जाकर लेट गया। विंग ने करवट ले रखी थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो नहीं बताना चाहता था कुछ भी कि उसके मन में क्या चल रहा है। विंग के पास उसकी मॉम की आंखें निशानी थी, वो उसका पेंडेंट, वो पेंडेंट जिसे उसने खो दिया था। आज वो उसके इतना करीब था लेकिन फिर भी उससे बहुत दूर, क्योंकि चाहकर भी विंग उसे ले नहीं सकता था ना अपने हाथ में। वांग जी विंग की ओर देख रहा था। वो बोला, विंग तुम सो गए क्या? बताओ ना, मुझे क्योंकि नींद नहीं आ रही है।
विंग, जिसकी आइज़ ओपन थी, उसने जल्दी से अपनी आइज़ फिर से क्लोज कर ली। वांग जी ने बहुत बार विंग से बात करने की कोशिश करी, पर विंग उससे कुछ नहीं कर रहा था। तभी वांग जी विंग के नज़दीक गया। बेड पर लेटे थे दोनों। उसने विंग को पीछे से हक कर लिया और उसके गाल से अपनी नोज़ को रब करने लगा। विंग ने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर रखी थी। तभी वांग जी ने अचानक से उसे अपनी तरफ टर्न कर लिया। विंग एक देखकर चौंक गया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और वो विंग को किस करने लगा। उस किस ने विंग को वांग जी के बाहों में मेल्ट सा कर दिया था। वांग जी विंग के नज़दीक आया और उसके कान में बोला, विंग, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे थे, है ना? तुम बस सोने का नाटक कर रहे थे। विंग अब अपनी आंखें और देर बंद नहीं रख सकता था। मतलब जब वांग जी ने उसे टर्न किया था ना, तब उस वक्त विंग की आंखें क्लोज ही थी। उसने जब अपनी आईज ओपन करी तो अपनी आंखों के सामने का सीन देखकर विंग घबरा सा गया था। वो बोला, हस्बैंड, आप रो क्यों रहे हो? तभी वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, विंग, मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम हर बार मुझे अपने से दूर क्यों करने लगते हो? विंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम एक पल में मेरे इतना करीब होते हो और अगले ही पल तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो जाते हो? मुझे मुझे तकलीफ़ होती है विंग, तुम्हें इस हाल में देखकर। विंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक पहेली जैसे बन चुके हो जिसे मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। विंग, मैं तभी विंग ने वांग जी की आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछा और कहा, हस्बैंड, प्लीज़, आप मेरी वजह से परेशान मत हो। मैं ही हर बार आपको उदास कर देता हूँ। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया। कहा, विंग, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, हर वो बात जो तुमने आज तक किसी से नहीं कही है। विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शादी का मतलब ही यही होता है ना कि हम हर तकलीफ़, हर खुशी कोई किसी के साथ शेयर करें। लेकिन पता नहीं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है विंग कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, मेरी बहुत से बहुत दूर, और मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं अपनी बाहों में समेट पा रहा हूँ। विंग, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच रहे हो या मुझसे अलग होने का ख्याल अपने दिल में ला रहे हो? ये बात सुनते ही विंग घबरा गया। वो मन में बोला, क्या मिस्टर वांग जी मेरे माइंड को रीड कर पा रहे हैं? ये बात मैंने बस इनसे एक ही बार तो कही थी और अभी तक ये उस बात को अपने माइंड में रखे हुए हैं। वांग जी ने विंग को और टाइट एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो? विंग बोला, हस्बैंड, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आपने मुझे इतना कसकर पकड़ा हुआ है। वांग जी ने अपने हैंड्स को थोड़ा फ्री किया और कहा, और विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, बार बार मेरे दिल में जो ये डर है, जो जा ही नहीं रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, वो सच तो नहीं है ना? विंग वांग जी की आंखों में समाये हुए डर को देखकर घबरा गया था। वो बोला, हस्बैंड, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? तभी वांग जी ने अपने फेस को विंग के नेक के पास रख लिया और कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर एवरीथिंग विंग। विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू विंग। शायद शायद अभी मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होंगी, है ना विंग, लग रही होंगी ना? लेकिन मैं तभी विंग ने वांग जी को के फेस को अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, हस्बैंड, प्लीज़, आप अपने मन से ना ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वांग जी ने विंग के पूरे फेस पर कई सारे किसेस किए। वो विंग को और ज़्यादा प्यार करना चाहता था, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, तो वांग जी विंग के साथ इस टाइम लव मेकिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते और एक बार अगर वांग जी उसे प्यार, यानी कि विंग को प्यार करना शुरू करता तो सुबह हो जाती। उसने विंग के फोrehead पर किस किया और कहा, विंग, क्या तुम मेरी तरफ और मेरे करीब रहकर सो सकते हो? मुझे तुम्हारा मुझसे नज़रें फेरना
अच्छा नहीं लगता है, मुझे नींद नहीं आती है ऐसे। जब तुम मुझसे अपनी नज़र चुराते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग, मैंने कभी किसी को अपने इतना करीब नहीं आने दिया, क्योंकि मैं उस डर को फिर से नहीं फेस करना चाहता था जो मैंने अपनी मदर और फादर के जाने के बाद देखा है, उसे महसूस किया है। विंग, मैं तुमसे विंग ने तभी वांगजी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, हस्बैंड, मैं आपसे कभी कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, ओके? और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांगजी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि सुबह 8:30 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। लान कुरन बहुत खुश थे कि उनका नेफ्यू लान वांगजी अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार था जिससे वो आज तक भाग रहा था, उसे इग्नोर कर रहा था। चेंग और शिचेन विंग और वांगजी को कार से लेकर एयरपोर्ट तक जाते हैं। चेंग तो बहुत एक्साइटेड था। वांगजी फ्रंट सीट पर अपने ब्रदर लान शिचेन के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र बार बार फ्रंट कैमरा में विंग के ऊपर ही जा रही थी, उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। चेंग विंग को टीज करते हुए बोला, विंग, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुका है। देखो ना, एक पल के लिए भी वांगजी की नज़र तुम पर से हटी नहीं है। विंग, मुझे यकीन था कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। विंग ने जब आगे देखा, यानी कि फ्रंट मिरर में देखा, तो उसने पाया कि सच में वांगजी उसे ही देख रहा था। विंग का चेहरा ब्लश करने लगा। कुछ देर में वो और वांगजी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। विंग बहुत नर्वस था, क्योंकि आज से पहले वो कभी प्लेन में जो नहीं बैठा था। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, क्या हुआ? तो विंग बोला, हस्बैंड, वो वो दोनों प्लेन पर बोर्ड करने वाले थे। तभी विंग को लगा जैसे कि कोई उसे और वांगजी का पीछा कर रहा था या उन्हें देख रहा था। विंग एकदम से चौंक गया, मतलब थोड़ा सा घबरा सा गया ना, क्योंकि वो जानता था कि वो जिस तरह का काम करता है, कोई भी उसका दुश्मन बन सकता था। विंग ने अपनी नज़रें घुमा ली तो पाया वहाँ पर कोई नहीं था। तो विंग ने कहा, शायद ही उसका वहम है। तभी वांगजी बोला, विंग, तुम फिर से कहाँ खो गए? हाँ, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया है। विंग बोला, कुछ नहीं हस्बैंड, मुझे लगा कि कुछ कोई है जो शायद हमें देख रहा है। तो वांगजी बोला, कौन होगा यहाँ पे विंग जो हमें देखेगा? वांगजी तभी उसे करीब किया और बोला, विंग, डरो मत, मुझे पता है कि तुम पहली बार फ्लाइट से जा रहे हो, और ये बात तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे बताई है। मेरे हाथ को पकड़ लेना, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। ऐसा लगा जैसे कि वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन सच ये था कि विंग और वांगजी का एक पर्सन पीछा कर रहा था। उसने एक नंबर पर कॉल करी और कहा, सर, वे वुशियन पुलिस ऑफिसर लान वांगजी के साथ फ्लाइट में बैठने वाला है, क्या मुझे भी? तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी वैन चाओ की। वैन चाओ हंसा और बोला, वे वुशियन का पीछा करो, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। अभी तक उसकी वजह से मैं डर डर के जी रहा था। फाइनली अब मुझे उसकी एक कमज़ोरी मिल गई है। उसे रास्ते से हटाने का एक अच्छा मौका है मेरे पास। शाओ तोंग, मुझे तुम हर पल का इन्फॉर्म करोगे। मैं भी कल स्विट्ज़रलैंड पहुंच रहा हूँ। इस वेवुशिया की कहानी मैं खुद अपने हाथ से ही एंड करूँगा। हर बात से अनजान विंग अपने हस्बैंड लान वांगजी के साथ फ्लाइट में बैठ जाता है। वांगजी ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। विंग ने डर की वजह से अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। वांगजी ने कहा, विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, प्लीज़ मत डरो। तो विंग ने अपनी आइज़ क्लोज करते हुए कहा, मतलब उसकी आइज़ ऑलरेडी क्लोज थी। वो बोला, हस्बैंड, क्या क्या हम ऑलरेडी आसमान में पहुंच चुके हैं? वांगजी ने कहा, नहीं विंग, अभी तुम ज़मीन पर ही हैं। ये सुनते ही विंग ने राहत भरी सांस लेकर अपनी आइज़ ओपन कर दी। लेकिन वो तो चौंक गया। वो ऑलरेडी क्लाउड्स के ऊपर थे। उसने देखा वांगजी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग बोला, हस्बैंड, आपने मुझसे ये क्यों कहा कि अभी हम? तभी वांगजी उसे करीब गया, बोला, क्योंकि विंग, अगर मैं तुमसे ये ना कहता कि हम आसान में हैं, तो तुम डर की वजह से अपनी आइज़ ओपन ही ना करते और फिर एक खूबसूरत मोमेंट को मिस कर देते। एयरप्लेन की विंडो से ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिख रहे थे। एक पल के लिए विंग पूरी तरह से उनमें खो सा गया था। तभी उसने देखा वांगजी उसकी ओर बहुत प्यार से देख रहा था। विंग ने अपनी नज़र नीचे कर ली और कहा, हस्बैंड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांगजी शरारती लहजे में बोला, क्योंकि विंग, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए बेताब सा हूँ। विंग का फेस और ज़्यादा रेड होता जा रहा था। 6 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद वो तुरंत स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी।
वांग जी अपने लिए जो कोट लाया था उसने उसे विंग को पहना दिया था। विंग ये देखकर बोला, हस्बैंड लेकिन ये कोट तो आप अपने ही लाए थे ना। मेरे पास मेरा कोट है, मैं उसे पहन लेता। तभी वांग जी ने विंग को अपने करीब खींचते हुए कहा, विंग मेरे करीब रहो, इससे मुझे वार्म फील होता है। और वैसे भी विंग जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है ना कि तुम्हें सर्दी ज़्यादा लगती है। रात में मुझे कितनी ही बार उठकर एसी का टेम्परेचर कम करना पड़ता है। विंग इस बात से हैरान था कि वांग जी की नज़रें कितनी तेज थी। वो विंग की हर एक छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देता था। वो और वांग जी एयरपोर्ट से होटल, जो कि वांग जी ने ऑनलाइन पहले ही बुक करा दिया था, उसके लिए निकलते हैं। शाओ तोंग भी उन दोनों के पीछे ही था। वांग जी और विंग टैक्सी से एक 7 स्टार होटल में पहुंचते हैं, जहां की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए शाओ तोंग उस होटल के अंदर नहीं आ सका था। और वो वेन चाओ को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है।